योगेश पांडे लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम ललकार। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी योजनाओं को धार देने में लगे हुए हैं। एक तरफ प्रचार प्रसार का सिलसिला लगातार जारी है और इसी दरमियान जनता से चुनावी वादों की झड़ी भी लगातार इन राजनीतिक दल के नेताओं की तरफ से लगाई जा रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं, तो आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। विजन डॉक्यूमेंट 2024 के नाम से जारी घोषणा पत्र को अखिलेश यादव ने जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि जिन लोगों ने सुझाव दिए उन सभी को विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया है और सोशल मीडिया पर जनता से जानकारी भी मांगी गई थी। कई संस्थानों ने भी जानकारी दी थी और सभी को संकलित करके जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार जारी किया गया है। और इसी दौरान अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए आप। इस जनता के मांग पत्र में वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, मीडिया की आजादी का अधिकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है, देश की खुशहाली के लिए जरूरी है, सबको साथ लेकर के चलने के लिए जरूरी है। और जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा। इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति जनगणना, जो जरूरी है। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित। देखिए, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही है। आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में, बाद में 12 से 17 में अखिलेश जी के नेतृत्व में, और जिस तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में 12 से 17 के बीच में जो गुंडई हुई, अराजकता हुई, दंगे हुए, फिरौतियां हुई, चौथ वसूली हुई और जिस तरीके से जंगल राज रहा, आज जनता भूली नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी को चाहिए कि पहले एक प्रायश्चित पत्र जारी करें कि जो 12 के 17 के बीच में जो गलतियां हमारे द्वारा हुई हैं वो दोबारा हम गलतियां नहीं करेंगे। ये अगर भरोसा दिलाने, इस पर भरोसा करें, तब जनता शायद विश्वास करने की सोचेगी। उससे पहले इनके ऊपर कोई विश्वास करने वाला उत्तर। तो ये आपने प्रतिक्रियाएं सुनी। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी कर के बड़ी बातें रखी हैं, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर हमला भी बोला जा रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और आज इसी घोषणा पत्र पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या समझ रही है घोषणा पत्र को लेकर। प्रमोद मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय कुमार सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और वैभव त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है तीनों मेहमानों का। कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले विनय कुमार सिंह जी, अभी आप सुन रहे थे जयवीर सिंह जी को साफ तौर पर कह रहे हैं कि 12 से 17 के दरमियान जब आपकी सरकार थी, यानी हम ये कहें मोटा मोटा आपके घोषणा पत्र पर अभी भी वो कानून व्यवस्था का ही सवाल घेरते हुए नजर आ रहे हैं, कानून व्यवस्था का ही सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी सरकार के दौरान जो जंगल राज जनता ने देखा है, अब विश्वास करने वाली नहीं आप पर। जयवीर सिंह जी ने कहा है, उस बात का
कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसने जो कहा है वो किया है, जिसने जो घोषणा किया है वो सरकार आने पर उसको पूरा भी किया है, और किसी पार्टियों ने अक्षरशः उसका पालन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पाठशाला, केवल झूठ बोलती है। उसका सीधा फंडा, जो देगा हमें चंदा उसको हम देंगे, धंधा नहीं देगा चंदा तो उसे देंगे ईडी का फंदा। वो इस रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। उसने कहा कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, क्या मिला? नहीं मिला। उसने कहा कि हम छात्रों को टैब देंगे, क्या मिला? नहीं मिला। उसने जितने भी वादे किए, अगर उठा करके देख लिए स्कूटी से लेकर सब, कोई भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। समाजवादी पार्टी में बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, पिछली सरकारों को उठा करके हमारे घोषणा पत्र को देख लीजिए, हमारी नीतियों को देख लीजिए। सरकार आने के बाद वो नीतियां वास्तव में धरातल पर आई हैं कि नहीं। हमने जो वादा किया था उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, हमने वह वादा पूरा किया। हमने इकाना स्टेडियम बनाया, हमने एक्सप्रेस वे बनाए, हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाए, हमने मथुरा का सौंदर्यीकरण किया, हमने आगरा का सौंदर्यीकरण किया, हमने गोरखपुर में काम किया, हमने बनारस में काम, बहुत सारे काम हैं। अगर हम लगे गिनाने के लिए तो बहुत सारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अगर आज आप कहें कि किसी व्यक्ति से बहुत झूठे हो तो तुरंत कहता है पलट के, मैं मोदी नहीं हूं भाई, मैं मोदी नहीं हूं मित्र। लेकिन देखिए अब ये क्या है, झूठ को मोदी जी से जोड़ दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक झूठ का सिंबल बना दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पाठशाला है, इसलिए झूठे लोगों के ऊपर, झूठों लोगों की बातों पर कोई विश्वास आज की तारीख में करने वाला नहीं है। ठीक है प्रमोद जी, विश्वास किस पर जनता करेगी? आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कोई विश्वास करने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। उन्होंने तो एक टैगलाइन भी दे दिया कि किस तरीके से झूठ को लेकर के आपके नेता से कैसे जोड़ दिया गया है। नमस्कार सभी को। सबसे पहले विनय जी, वैभव जी और योगेश जी, आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झूठ और सच की बात तो छोड़ें, बात है विश्वसनीयता की और प्रासंगिकता की। अगर इन्होंने ये सारे काम जो ये बता रहे हैं इन्होंने किए ही, तो 2017 में उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने इनको नकार दिया। उसके बाद फिर से 2022 में इनको मौका मिला, इनको पूरी तरह से नकार दिया। तो इनकी उपलब्धियां, जनता को जब मौका मिला तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इनको उससे बहुत दूर कर दिया। तो बात है विश्वसनीयता की। विश्वसनीयता और प्रासंगिकता दोनों ही जनता के बीच में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब ये घोषणा कर रहे हैं, घोषणा पत्र ला रहे हैं, प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं, घोषणा पत्र लेके आ रहे हैं। खैर ये इनका अपना निजी मसला है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक राजनीतिक दल को अपना अधिकार है, उसको ये सब करना ही चाहिए। लेकिन घोषणा पत्र में अगर आप देखें तो फिर से वही 2 दिन पूर्व जैसे कांग्रेस ने अपना एक घोषणा पत्र दिया, फिर से वही बांटने वाली सारी बातें, देश को विभक्त करने वाली, कहीं से भी जोड़ने वाली नहीं। उत्तर प्रदेश मात्र में चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्र के लिए घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं और उसमें भी सिर्फ दर्शन उत्तर प्रदेश का। नेता है नहीं, नेतृत्व है नहीं, ये तय किया नहीं कि कौन है, किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ रहे हैं, किसको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है संयुक्त मोर्चा की तरफ से, जिसको इंडी अलायंस कहते हैं, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। साथ किसका देंगे? इनका सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। सामाजिक समरसता के नाम पर इन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। MY समीकरण लेकर के आते थे। कौन से सामाजिक समरसता की ये बात कर रहे हैं? कभी भी आपने इनकी राष्ट्रीय एकता अखंडता पर बात करते इनको कभी सुना है? लोकतंत्र की और सुरक्षा की, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि सुरक्षा का वातावरण हो, माननीय अखिलेश जी की प्रेस वार्ता में वो कह रहे थे कि जहां पर सुरक्षा की वातावरण, सुरक्षा का वातावरण किसका? हर डिस्ट्रिक्ट में माफियाओं और गुंडों का राज हुआ करता था, उनको वापस ले आने की बात कर रहे हैं। वो सुरक्षा देंगे देश को या प्रदेश को या प्रदेश की जनता को? जनपदों में सुरक्षा का जो माहौल है आज के दिन में,
वो इन्होंने देखा, इनको दिखाई नहीं पड़ता। और जनता जहां भी चले जाइए वो यही कहती है कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं। तो अगर धरातल पर नहीं है और धरातल की चीजें इनको दिख नहीं रही हैं, तो ये इनका अपना बौद्धिक है, अपना विचार है, इनको वक्तव्य देने दीजिए। लेकिन स्थिति तो अभी भी ठीक है, सुधार हुआ है, बना लिया। मैं मानता हूं इस बात को, प्रमोद जी, मैं मानता हूं कि सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी स्थिति तो वही है। सुधार नहीं हुआ है, सुधार नहीं हुआ है, सुधार नहीं हुआ है। मैं ये आपको एक थोड़ा सा सुधार कर दूं, क्षमा करें। आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। अभी देखिए ना, इसको सुधार नहीं कहते हैं, आमूल चूल परिवर्तन। थाने में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, दरोगा बाइक रोकता है चेकिंग करने के लिए, तो गुंडे जो मवाली हैं उन पर दरोगा को गिरा के मारा जाता है, और उसके बाद जब दरोगा एफआईआर बनारस में करवाता है तो उसके बाद ऊपर से दबाव आता है, तुरंत छोड़ दिया जाता है। अरे पता अपडेट नहीं है प्रमोद जी, त्वरित छोड़ दिया जाता है थाने से, त्वरित थाने से छोड़ दिया जाता है, पहले तो परिस्थिति त्वरित थाने से छोड़ दिया जाता है। अरे मैं बता रहा हूं ना, जिस दरोगा पर, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए तो प्रमोद जी, त्वरित छोड़ दिया जाता है। पहले जब दरोगा पर जब मारपीट का ये मामला आता है तो वो एफआईआर करवाता है, और उसके बाद क्या होता है, जब उनकी धरपकड़ होती है, पता नहीं कहां से फोन आता है, कौन लोग हैं ये, छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं दिन दहाड़े किस तरह गोलियां चल रही हैं, लोगों को मार दिया जा रहा है, हत्या कर दी जा रही है। नहीं योगेश जी देखिए, समाज में एक सामाजिक परिवर्तन सामाजिक आंदोलन के रूप में ही लिया जाता है, ठीक है। जहां तक बात है, आपने कहा कि पता नहीं कहां से फोन आ जाता है, तो ऐसा कभी भी आपने देखा होगा, बुलडोजर के नाम पे कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है? यही उत्तर प्रदेश है ना। अरे प्रमोद जी, मैं मानता हूं, मैं यही तो मेरा सवाल है, यही तो मेरा सवाल है। अगर इतनी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं तो इन मंचलों पर, इन मनबढ़ों पर कैसे कोई मतलब लगाम नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय का वातावरण नहीं? बिल्कुल भय का वातावरण है, भय का वातावरण इतना है कि चलिए ठीक दरवाजे है, पर जाना पड़ गया। तभी दरोगाओं को पीटा जा रहा है सरेआम, दिन दहाड़े, तभी दरोगाओं को दिन दहाड़े पीटा जा रहा है। यदा कदा एकाध केस अगर हो गया तो उनको आप जनरल मत बताइए। यदा कदा नहीं, अभी गिनाने लगेंगे। चौकी में घुस करके लोग मारपीट कर रहे हैं, चौकी में घुस करके वीडियो दिखा देंगे। ठीक आ रहे हैं, सेकंड राउंड में आते हैं। अनुराग तिवारी जी अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। वैभव जी, सवाल ये उठता है कि देखिए, आप दो लोग एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। आप कह रहे हैं हम 400 रुपए दिहाड़ी मजदूरों को जो दिहाड़ी देंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है 450। और जब आपका जिस दिन घोषणा पत्र आया था, उस दिन मेरा यही सवाल था कि जब आप लोग घोषणा पत्र अलग अलग जारी करेंगे तो बाद में अगर मान लीजिए कुछ देर के लिए कि जनता आपके हाथों में सत्ता सौंपने की कोशिश करती भी है, तो कैसे एकमत होंगे? आप लोगों के विचार ही अलग अलग हैं, आप लोगों के घोषणा पत्र ही अलग अलग हैं, कौन किसका मानेगा? देखिए योगेश जी, ऐसा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और अपने भ्रष्टाचार को ढकने के लिए ताबड़तोड़ झूठ का बौछार, दूसरी तरफ जो इंडिया सेगमेंट है, इंडिया गठबंधन के लोग, वो जनता को अधिकार देने की बात कर रहे हैं, महंगाई में राहत देने की बात कर रहे हैं, उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उनको इस स्तर पे जिस तरीके से पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने निचोड़ दिया है महंगाई बेरोजगारी से, उनको अधिकार और उनके हाथ में पैसा देने की। तो बात ये, जनता इस बात को समझ रही है कि चाहे इंडिया गठबंधन के कोई भी घटक, वो हमको अधिकार देना चाहते हैं। और पूरा किसको लग रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सारे भ्रष्टाचारी को भाजपा में जुटाएं, तो सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा में ले आते हैं। अभी भाई साहब जो भाजपा के हैं वो कह रहे थे, भाई साहब गोरखपुर यूनिवर्सिटी बाबा के अपने गृह जनपद में बीसी को मारा गया, बीसी के साथ दरोगा को कूटा गया, ये भी भाजपा के ही गुंडे थे। और मैं बता दूं, बनारस की एक प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की घटना अभी जिक्र हुई गई कि दरोगा को मारा गया और उसको तुरंत छोड़ दिया गया उन गुंडों को। बनारस में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर भाजपा के 3 गुंडे पदाधिकारी गैंगरेप करते हैं बंदूक की नोक पे, और उनको 2 महीने तक बचाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी उस दौरान आते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और उनको प्रमोट करके चले जाते हैं। ये बात है।
उन गुंडों को, ये बात कह रहे थे कि आमूल चूल परिवर्तन हुआ। बिल्कुल, मैं एक रूप में मानता हूं कि भाजपा ने एक आमूल चूल परिवर्तन किया। बलात्कारियों को बचाओ, उनको पदोन्नत करो, भ्रष्टाचारियों को बचाओ, उनको मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद, राज्यसभा दो। अच्छा ठीक है, ये सारे अमूल ये संरक्षण कौन दे रहा था? वैभव जी, संरक्षण कौन दे रहा था? योगेश जी, हाँ 7 मिनट आपने भाजपा के साथी को, नहीं तो मैं आपको भी दे रहा हूं ना, मैं भाजपा के साथी से भी काउंटर किया, मैंने आपसे भी काउंटर कर रहा हूं। आप कह रहे हैं इन भ्रष्टाचारियों को अब भारतीय जनता पार्टी अपने पास ला रही है, ज्वाइन करा रही है, उनको अब मंत्री बना रही है, मुख्यमंत्री बना रही है। इसके पहले तो ये आपके पास थे ना, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आपकी जब तक सत्ता रही आपने खूब दबाकर भ्रष्टाचार किया और इनको खूब पाला पोसा। योगेश, अपनी बात मेरे मुंह में नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा पहला उदाहरण विश्व का होगा कि जो प्रधानमंत्री देश को चोर बता रहे थे, वे सब उन सभी चोरों को बुला के बहनोई की तरह उनका आदर कर रहे हैं। हमने नहीं कहा, जांच आप करा रहे थे, कराइए, जांच कराइए, जेल डालिए। 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी बता दे किसी एक भ्रष्टाचारी को इन्होंने सजा दिलाई हो। हाँ, उन भ्रष्टाचार क्या जिनके ऊपर आरोप लगाते थे उनको बहनोई जरूर बना लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री जरूर बना दिया। जिन पर आपने जिनके लिए आप कागज लेकर के, पत्र लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, आज उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है, उन्हीं को जेल में भेजा जा रहा है, तो आपको दर्द हो रहा है। तब आप फिर कह रहे नहीं साहब, भारतीय आम आदमी पार्टी को कौन फंसाने वाली थी? आम आदमी पार्टी को फंसाने वाली कौन है? कौन कह रहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल के पीछे होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए, भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचारी पार्टी है? आप ही कहते थे ना। आपका सवाल बड़ा हो जाएगा, जवाब छोटा नहीं हो। सुनिए जवाब, मैं आपको बता रहा हूं कि इनकम टैक्स की उस बंदे को नोटिस जाती है जिसके खाते में 30 रुपए है, और नोटिस में क्या लिखा जाता है? 8 करोड़ का जुर्माना, 8 करोड़ का। पूरी जानकारी बताएगा, देखिए पूरी जानकारी बताएगा, गलत वैभव जी, गलत नहीं। उसके नाम पर किसी व्यक्ति ने कई कंपनियां रखी थी, उसके नाम पर, उसके डॉक्यूमेंट यूज करके, इस्तेमाल करके। अरे सुन ली, अब एक बात और, गुजरात में एक किसान की जमीन को अधिग्रहण किया गया सरकार के द्वारा, और उस किसान के पैसे, जो मुआवजा का पैसा आया, उस पैसे से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद दिया गया, ये बता के कि ये इन्वेस्टमेंट है, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। ये भी तो हुआ। ईडी, जो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल हुआ, उसके खिलाफ एकदम आंख बंद करके ईडी बैठी है। क्यों भाई? आप भी तो मनी लॉन्ड्रिंग का आपका भी हक है, आपको तो बिल्कुल आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए। तो मध्य प्रदेश आपके विंग है, मध्य प्रदेश में तो आप अपने आप को बहुत मजबूत मानते हैं, आपके वहां पर नेता है। योगेश जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जितनी सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं, उसका एकदम पोपट की तरह ये लोग यूज कर रहे हैं और विपक्षियों के खिलाफ इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। जबकि मोदी जी सबसे बड़े पलटू हैं, उन्होंने आधार का विरोध किया, आधार लागू किया, जीएसटी का। चलिए ठीक है, सेकंड राउंड में आते हैं आपके पास, सेकंड राउंड में मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात कही थी, 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा था, आज तक एक रोजगार नहीं दे पाए, उल्टा 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उस पर कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं, और झूठ बोल के पूरे भाजपा में नीचे तक सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, भाजपा के प्रवक्ता भी इसी में सेगमेंट में झूठ। चलिए ठीक है, अनुराग तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनुराग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आज समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार। इस घोषणा पत्र का अखिलेश यादव ने नाम दिया है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने आज घोषणा पत्र जारी किया है। मुझे घोषणा पत्र पढ़ने के बाद कई सारी चीजें जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी या अलग अलग पार्टियों से कॉपी किया हुआ मुझे घोषणा पत्र लग रहा है, क्योंकि जो चीजों का वादा किया गया था कहीं ना कहीं दूसरे पार्टियों ने वो सब चीजें वादा कर दिया है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक सबसे बड़ा प्लेयर मानी जा रही थी यूपी की, उस तरीके से चुनाव लड़ती हुई मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। तो घोषणा पत्र तो एक जगह ठीक है, लेकिन चुनाव कितने सीरियस तरीके से वो लड़ रही है उसमें अभी भी मुझे संशय लग रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं समाजवादी पार्टी की, चाहे वो सीट
मेरठ की हो, चाहे वो सीट नोएडा की हो, उसमें तमाम अभी तक 3 से 4 बार कैंडिडेट बदल दिए गए हैं। अब जहां अगर बार बार कैंडिडेट बदला जा रहा है तो आप समझिए कि वहां की जनता कितनी सीरियस उस पार्टी को ले रही है। और ये सिर्फ 2 जगहों की बात नहीं है, ये लगभग समाजवादी पार्टी के हर जगह पे ऐसी ही चीजें चल रही है। कहीं पे कैंडिडेट बदल दिए गए हैं, कहीं पे बदलने की बातचीत चल रही है। तो किस तरीके से सीरियस लेगी कोई? आम जनता सीरियस लेगा ही नहीं इस चीज को। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले आप अगर सीरियसली चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले से आपको तैयार रहना उसके लिए बहुत जरूरी था, और मजबूती से चुनाव लड़े, तभी आप एक विपक्ष का अच्छी विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे। वो मुझे कहीं ना कहीं अभी दिखाई नहीं दे रहा है एक मजबूत विपक्ष समाजवादी पार्टी में भी। ये सवाल अखिलेश यादव से आज पूछा भी गया, जो आप सवाल उठा रहे हैं, मजबूती से वो लड़ाई नहीं लड़ रही है। अनुराग जी, जो आप यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल आज अखिलेश यादव से जब उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तो उस दौरान पत्रकारों ने पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि दरअसल हमारे यहाँ हम प्रत्याशी का बदलाव जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी का विरोध नहीं देखने को मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई भी प्रत्याशी अगर किसी क्षेत्र में किसी को लाया जा रहा है तो किसके लिए लाया जा रहा है? जनता के लिए लाया जा रहा है। जब जनता के अंदर एक ये संदेश जा रहा है कि ये पार्टी सीरियसली चुनाव नहीं लड़ रही है, तो वो क्या फायदा उस प्रत्याशी का? आप 2 बार बदले, 5 बार बदले, लेकिन जनता को तो सीरियस लेना चाहिए। लेकिन वो जनता सीरियस नहीं ले रही। आप जाइए, आप अपने रिपोर्टर्स को भेजिए नोएडा और मेरठ में, और लोगों से बात करिए। लोगों का स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि जो पार्टी अपने कैंडिडेट के ऊपर सशक्त नहीं है, जो पार्टी अपने कैंडिडेट के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही है, 15 दिन भी भरोसा नहीं कर पा रही है, वो जनता के ऊपर कैसे भरोसा दिखा सकती है? तो इस तरीके की बातें क्षेत्र में बहुत प्रबल तरीके से हो रही है, बहुत बड़े स्तर पे हो रही है। आप जाएंगे, मैं नॉर्मली अब दोनों लोकसभा में जा चुका हूं और मुझे ऐसा ही एक रिव्यू मिला है जो मैं आपके सामने स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं। विनय जी, देखिए, अनुराग जी बता रहे हैं वो जनता के बीच में गए हैं, 2 लोकसभा की सीटों का उन्होंने जिक्र किया जहां पर वो गए हैं। ये बात ठीक कह रहे हैं वो, सवाल तो जनता के मन में उठेगा ना। आपके नेताओं में ठीक है कोई सुर नहीं उठ रहे हैं, कोई बगावत के सुर नहीं उठ रहे हैं, लेकिन जनता तो कंफ्यूज है कि आज इसको कल उसको। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, हमारे मित्र राजनीतिक विश्लेषक जो भी है, शायद इनके पास फोन आया होगा, शायद ये कहीं गए भी नहीं होंगे, बैठे बैठे मौज ले रहे हैं। गाजियाबाद में इनको शायद पता नहीं है, इन्हीं का प्रत्याशी, शायद मतलब इनका नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गया था, जनता ने दौड़ा करके, कौन गर्ग है शायद, इनको पता नहीं है, दौड़ा करके मारा था। ये है जनता का आक्रोश जो देखने को मिला। संजय बलियान की गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया गया था, ये है आक्रोश जो देखने को मिल रही है। और गलत टिकट इसको कहते हैं, जैसे बाराबंकी में दिया गया, फिर बाद में एक ऑडियो वीडियो वायरल होता है, तो वह सांसद का प्रत्याशी किस अवस्था में पाया जाता, तो उसने अपना टिकट ही वापस कर दिया। तो ये प्रत्याशी चयन ऐसे गलत होता है। बंगाल में उसको प्रत्याशी को टिकट दिया गया तो उसने महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, इस वजह से वहां नहीं गया, वहां के बारे में किया था, डर के मारे उसने टिकट वापस कर दिया। ये गलत निर्णय होता। हमारे यहाँ गलत निर्णय और बिना जनता को संज्ञान में लिए कोई टिकट नहीं दिया जाता। हम जनता के बीच में, हम जनता जनार्दन को सर्वोपरि मानते हैं, हम जनता को सब कुछ मानते हैं, क्योंकि हम जनता के लिए काम करने जा रहे हैं। जनता नहीं मान रही है, चुन चाहेगी। एक मिनट सुन तो लीजिए, अभी आपके झूठ की, आप भी झूठ के पाठशाला में जाते हैं क्या? कभी कभी अच्छा स्क्रिप्ट पढ़ लेते, इसलिए हमने कहा कि हो सकता है अनुराग जी झूठ की पाठशाला जो है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पे आप भी जाते, स्क्रिप्ट लाए होंगे शायद, तभी आप पढ़ रहे थे। तो हम लोग जनता के भाई साहब, मैं क्षेत्र में गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, जनता का रिव्यू लिया है मैंने, झूठ की पाठशाला नहीं देखी है मैंने, जनता को देखा है, जनता को समझा है। आप ही रिव्यू ले रहे हैं। आपने ये नहीं सुना है कि गांव में मालूम है लोग चिढ़ा रहे हैं मोदी मतलब बहुत बड़ा झूठा है। ये भी तो हो रहा है, गांव में गए हैं कि नहीं गए, इसका रिव्यू लिए कि नहीं? आप कल चलिए मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूं कि क्या स्थिति है। झूठ का टैगलाइन बन चुका है, ये भी तो सुना होगा, इसको सुना ही नहीं होगा आपने ये नहीं सुना होगा कि पिछली बार किसानों से वादा किए थे हम आपका जो है बिजली मुक्त कर देंगे, सिंचाई का हुआ क्या? छात्रों से कहा गया था टैब दिया जाएगा, हुआ क्या? स्कूटी दिया जाएगा, हुआ? लोग तो ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ समाजवादी पार्टी चली गई, कम से कम गुंडागर्दी खत्म हो गई उत्तर प्रदेश में।
ऐसे लोग रिव्यू, ऐसे लोगों के रिव्यू की बात करते हैं आप। इनको पता ही नहीं है कि आखिर समाज के अंदर लोग बड़े और खुश हैं। लड़ाई किस 2017 के विचारधारा बाद से हो यूपी रही की है। जनता बहुत आज खुश है, देश बहुत बचाने के खुशहाल है। लिए वो हो कह रही रही है आज कि जो बुलडोजर अच्छा की हुआ बात कर रहे समाजवादी थे पार्टी प्रमोद चली जी, गई, वह हम लोग सुखी हैं, हम लोग आराम से युवाओं घूम के सकते हैं, फिर मंसूबों सकते हैं, पर अच्छा चल जीवन रहा जी है। सकते हैं। युवाओं के मंसूबों पर चल रहा है। लोगों के जो सपने थे कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके नौकरी दिलाएंगे, वह बुलडोजर वहां पर चल रहा है। लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, वहां पर बुलडोजर चल रहा है। वास्तव में विकास की गंगा बहाने के लिए वह रास्ता बनाते हुए बुलडोजर नहीं दिखा जो उत्तर प्रदेश को आज हम उत्तम प्रदेश बनाने के लिए एक रास्ता बनाना चाहते हैं। सभी लोगों को एक साथ लेकर के वही उत्तर एक मंच प्रदेश है पर जहां पे जो जब एक यूपी मानसिकता, सबमिट जो होता है, एक यूपी स्टार्टअप विचारधारा सबमिट डेवलप होता है, करनी तो थी। लाखों करोड़ों हम का जाति इन्वेस्टमेंट आता है। जनगणना आप ये चीज चाहते क्यों हैं, भूल रहे जो हैं? दलित पिछड़े अल्पसंख्यक तमाम लोगों के साथ, जो वो शोषित वंचित के साथ अन्याय हुआ है, हम उनको न्याय आप लोगों दिलाना के साथ चाहते हैं। इसलिए समस्या जाति ये है कि जनगणना, आप हम लोगों ओल्ड से आंख मिलाना नहीं पेंशन चाहते, स्कीम लोगों लाना की चाहते समस्या हैं। सुनना नहीं जो चाहते। लोगों जो के आपको साथ समस्या के अन्याय बारे कर, में अवगत हम कराता इस है, अग्निवीर आपका गुस्सा वहीं फूट को जाता है। खत्म करना चाहते हैं कि अग्निवीर, बताइए 75 साल के होकर के आज भी चुनाव लड़ने की तैयारी, प्रधानमंत्री बनने की तैयारी, अग्निवीर को 5 साल में खत्म कर दिया जा रहा है। ये है आपका न्याय। हम ऐसी चीजों को खत्म करना चाहते हैं, समाज से ये गंदगी हटाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, देश को बिकने से बचाना चाहते ठीक। हैं। आपकी वही देश सरकार को थी जो जब आपकी सरकार गई थी तो तथाकथित पूंजीपतियों के हाथों में यूपी के बेचा ऊपर जा लाखों रहा है, करोड़ों का कर्ज उससे छोड़ के हम गई थी। बचाना आपको याद हो चाहते गया ये हैं। चीज? हम किसानों के साथ न्याय करना चाहते हैं। हम किसानों की जो फसल है, जो आज जानवर चर जा रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, हम उसको बचाना चाहते ठीक हैं। है। ये अच्छा हम जो हुआ आज खाद किसानों के में पास जमीन है। 10 जब आपकी किलो सरकार थी तो 10 किसानों की किलो जमीनें गुंडों और जो माओवादियों के बोरी पास हुआ में करती थी। 10 किलो खाद चोरी हो रहा है, उस खाद की चोरी को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं और किसानों को आपकी जब सरकार थी तो उनके खाद भी लिए नहीं मिल रहा था आज जो लोगों को। जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए अधिक से अधिक धनराशि उनके हाथ में आ सके, जिससे गरीबी, जिससे किसानों के जो कर्ज है उसको माफ करके हम किसानों के जो दर्द है उसको कम करना चाहते हैं। आप 700 किसानों को मारना चाहते हैं, आज उनकी जमीन लाश है पे किसान बैठ के पास। करके झूठ की जब पाठशाला आपकी चलाना सरकार चाहते थी हैं। तो किसानों की आप किसानों जमीनें के साथ जिस तरह गुंडे, अन्याय मवाली किए, और बड़े आप बड़े इस तरह जो की बात आपके करते हैं। पार्टी में अरे जो क्यों बोलते हैं? वर्चस्व क्यों रखे स्क्रिप्ट पढ़ते जो हैं भारतीय जनता धना पार्टी की? सेठ हुआ पढ़ना करते थे, बंद उनके कर पास सारी दीजिए। जमीनें हुआ करती थी। देश किसान के के पास लिए तो कुछ होता ही नहीं था। कृपया मैं आपसे विनय जी, निवेदन कर रहा हूं, देश के ठीक लिए है। कुछ कर जाइए। विनय जी देखिए, अब मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक दलों को कुछ बात बताई जाती है तो जीरो ग्राउंड पे जो दिखता होगा वही बताई जाती है। आप अपनी बात रख रहे हैं, आपको जो लोग, का तो मैं भी बता रहा हूं। ठीक है, हाँ वही कह रहे हैं ना, आपको लोग आपके लिए, क्योंकि देखिए एक बात और समझिए, एक बात और समझिएगा विनय जी, जब कोई राजनीतिक व्यक्ति जाता है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस को हो, समाजवादी पार्टी, A to Z किसी पार्टी का हो, तो उस आप किसी से जब बात करेंगे ना तो वो आपके मुताबिक ही बात करेगा। वो आपसे थोड़ी नहीं कहेगा भैया नहीं नहीं मेरी आपसे दुश्मनी है, समाजवादी पार्टी को मैं वोट नहीं दूंगा। वो कहेगा भैया आप ही को देंगे। योगेश जी, हाँ। आजकल हो क्या रहा है ना, मैं चैनलों पे देख रहा हूँ, जैसे गांव में शेर का खाल पहन के भेड़िया आ जाता था, वैसे ही राजनीतिक विश्लेषक का खाल पहन के पता नहीं सबसे ज्यादा तो राजनीतिक दल के नेता खाल पहने हुए हैं। विनय जी सबसे ज्यादा भेड़िए तो राजनीतिक दलों में शामिल हैं। सच्चाई समझिए, सच्चाई ये समझिए। ठीक है, आता हूँ। और मुझे लगता है जब ये अगर बड़ी समस्या है, हाँ समझना चाहिए, 7 साल का पत्रकारिता एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके अरे तो चलिए ठीक है आते हैं। विनय जी रुकिए, विनय जी आता हूँ, वैभव जी आपके पास आता हूँ, वैभव जी आ रहा हूँ, एक कमेंट लूँ प्रमोद जी का। आपकी आवश्यकता है देश को। ठीक है विनय जी। प्रमोद जी, आज जो बात की गई, घोषणा पत्र जारी किया गया समाजवादी पार्टी का, सब कुछ तो है, सामाजिक अधिकार है, रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात, गरीबी से बाहर निकलने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण, आवारा पशुओं से खेत एवं जान को बचाने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, जो सबसे ज्यादा चल रहा है। टिप्पणी तो कौन नेता किसके लिए क्या बोल जाए कुछ पता ही नहीं है। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति का अधिकार, गरीबी भी को भी उच्च श्रेणी के शिक्षा पाने का अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, मतलब सब कुछ तो है, सारी चीजें तो सम्मिलित कर दी गई हैं घोषणा पत्र में, जो एक आम नागरिक को चाहिए। और एक बड़ा मुद्दा यह उठाया जा रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार में लगातार पेपर जो हैं वो लीक हो रहे हैं। जी मैं थोड़ा सा
हमारे भाई साहब का पूर्व के वक्तव्य पे भी आना चाहूंगा। जी। जैसा उन्होंने कहा कि बुलडोजर हम्म। चल रहा है और युवा के सपने को मिटा रहा है। बिल्कुल बुलडोजर चल रहा है और उस बुलडोजर की धमक ने इन दो युवाओं के तो सपने चकनाचूर कर दिए। वो जो दो यूपी के दो लड़के निकले थे ना, उनके सपने तो चकनाचूर हुए और दोनों बेरोजगार हैं। तो समझ में तो आता है, पीड़ा तो सर पे चढ़ के बोलेगी, क्योंकि ये तो परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन पीडीए जो है वो तो वहीं से निकला है। अब इन्होंने अपने घोषणा पत्र में योगेश जी आप पर भी कटाक्ष किया है। इन्होंने कहा है कि ये प्रेस की स्वतंत्रता, ये वो लोग कह रहे हैं प्रेस की स्वतंत्रता पे जो लोग, अगर आप एक शब्द इनके खिलाफ बोल करके दिखाइए और अभी ना आपके ऊपर चढ़ जाएं और ये कहें कि आप मोदी मीडिया हैं, आप मोदी की बात कर रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, अभी यहीं पर देख लीजिए, अभी नमूना दिखा देता हूं आपको। और 14 पत्रकारों को इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया इंटरव्यू देने से। भूल गए 2.5 वर्ष तक आपातकाल में पत्रकार न आगे आ पाए न पत्रिकाएं निकल पाए। उस समय को भूल गए जब इन्होंने जनभावनाओं को और लोकतंत्र को कुचल डाला था, निर्ममता से उसकी हत्या कर गई थी। और अफसोस तो यह है कि उसी आंदोलन से निकले हुए मुलायम सिंह जी थे। आज गलबहियां चल रही है। आपने अभी पूर्व में कहा था ना कि आप ही ने तो आंदोलन के लिए एक व्यक्ति लिकर स्कैम में आप ही थे, तो उस विषय को बहुत जोर शोर से उठाया था। अब क्या हो गया? और कोर्ट ने 2 दिन पहले क्या बयान दिया है कल उनकी जमानत पर कि आपकी गिरफ्तारी एकदम सही है, आपको कोई प्रिविलेज नहीं मिल सकती है। जहां तक बात रही इनकी 2014 से पूर्व, क्या स्वर्णकाल था? क्या कौन सा स्वर्णकाल था? क्या इनको मौका नहीं दिया था जनता ने? 2012 से 2017 तक ये सत्ताधारी दल के थे। आज उस समय भैंस को खोजने पुलिस प्रशासन निकली थी, आज इनकी भैंस गई पानी में, इसलिए तकलीफ हो रही है। तो जनता के बीच में हम 365 दिन 24 घंटे हमारे असंख्य कार्यकर्ता लगे रहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए ये कहीं पर धरातल पे दिख नहीं रहे हैं। जैसा राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो पत्रकार होंगे और वो बहुत दिनों से ये विश्लेषण कर रहे होंगे। मैं आपकी और उनकी निष्पक्षता पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता और सभी स्वतंत्र है अपने अपने। बिल्कुल सभी स्वतंत्र है, लोगों को अपनी तरफ से मिलते हैं। और हमारे कांग्रेस के बंधु भी कह रहे थे, उनको 2 शब्दों से विशेष प्यार है योगेश जी। कांग्रेस के बंधु को क्षमा करें, उनको 2 शब्द उनके वक्तव्य में 4 बार आया। एक तो इनको बहनोई शब्द से बड़ा प्यार है। आप समझ गए होंगे पत्रकार होने के नाते कि मैं इशारा कहां कर रहा हूं, और वो भी समझ गए खबरें आ गई थी चुनाव लड़ने की अमेठी से कि मैं इशारा किधर कर रहा हूं। तो वो बहनोई शब्द से इनको बड़ा प्यार है, इसके लिए बहनोई से ज्यादा इनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। स्वयं को भारत रत्न दे देंगे, क्योंकि कोई और तो देगा नहीं। ऐसा कोई कार्य आपने किया नहीं उत्कृष्टता का कि आपको कोई भारत रत्न दे दे, तो इससे पहले कि कोई ना दे हम खुद ही दे लें। तो बहनोई शब्द से बड़ा प्यार है। जवाब ले लेते हैं। इनको एक झूठ शब्द से बड़ा प्रेम है। 24 घंटे झूठ बोलते हैं, इसलिए इनको झूठ शब्द से बड़ा प्रेम है। अमेठी जहां पर 35 साल से इसको रजवाड़ा बना करके रखा था, अमेठी जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अमेठी जाने की, तय नहीं कर पा रहे हैं। रायबरेली से एक उम्मीदवार नहीं कर पा रहे। जवाब ले लीजिए वैभव जी। यही शब्दों की शब्दों की मर्यादा रखिए, यही समस्या होती है वैभव जी, यही समस्या होती है आप लोगों के साथ, यही समस्या होती है। देखिए मुझे तो नहीं लगता है कि उन्होंने कोई ऐसे कम से कम गांधी टोपी लगाई है तो गांधीवाद का कुछ तो ठीक है, पालन करें। नहीं कोई ना, बोलिए वैभव जी। अरे गोडसे के आप वंशज हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप अतिक्रमण कर सकते हैं। जब उन्होंने कह दिया मैं जानता था आप कहाँ जाने वाले हैं, अब जानता था मैं कहाँ जाने वाले हैं। चुप, मैं थोड़ा सा इस बात पे पहुंच जाऊंगा तो आपका इतिहास ज्ञान सारा सही हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है ना? तो इसलिए वो सब बातें मत करिए, विषय जो है उस पे आए। घोषणा पत्र, अरे वरिष्ठ है तो थोड़ा मौन रहिए, आपका समय बीत गया, मेरे समय में जी जबरदस्ती दखलंदाजी है। बिल्कुल ये कहते हैं वैभव जी बोले प्लीज, मौन हो जाइए, बिल्कुल 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 करके। अरे वैभव जी आप अपनी बात रखिए भाई, वो तो शांत हो गए हैं, वो तो कह रहे हैं आप अपनी बात रखिए, वो तो शांत हो गए। आप बात रखिए, अपनी बात रखिए। जब आवाज आनी बंद हो जाएगी मैं बोलना।
इनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर क्या कहते हैं कि अगर ये दोबारा जीत गए तो आप भूल जाना कि आगे कभी चुनाव। इस पे भी इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और झूठ कौन बोल रहा है साहब? 2 करोड़ का वादा आप करते हैं हर साल और 10 साल बाद आपको कुछ शर्म नहीं आती कि ये बात कर लें कि कितने लोगों को रोजगार दिया। एमएसपी का कानून बनाने के लिए 2 साल पहले झूठ किसानों से देश के आप बोलते हैं और 2 साल बीत गया, एमएसपी का कानून नहीं बना, झूठ पर आप प्रवचन देंगे। जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं उसी को मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यसभा सब दे देते हैं आप हमको भ्रष्टाचार का ज्ञान बताते हैं। थोड़ा सा इनकी नेता की बात यह है कि इन्होंने जो भी वादा किया उससे पलट 10 साल यही किया है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात इन्होंने कही थी और किसानों की आय आधी हो गई, क्योंकि पेट्रोल डीजल से लेकर कृषि उपकरण और खाद्य उर्वरक के दाम, बीज के दाम इतने ज्यादा महंगे हो गए कि किसान की आय आधी हो। 400 350 रुपए की डीएपी की जो बोली आती थी वो अब 1200-1500 की आ रही है, ब्लैक में मिल रही है। इनको पता ही नहीं है। आप बुलडोजर की बात करते हैं। आदरणीय कानपुर में दीक्षित परिवार के ऊपर बुलडोजर चलाया गया और उसकी बेटी और पत्नी को जला के मार डाला आपके इस गुंडा सरकार। गुंडागर्दी आपके भाजपा के पदाधिकारी करते हैं। गैंग रेप करने वाले को प्रमोट आप करते हैं। प्रधानमंत्री उसके साथ फोटो खिंचाता है, मुख्यमंत्री उसको बचाता है। 2 महीने तक सीसीटीवी की फुटेज 4 दिन में आइडेंटिफाई हो गया था कि कौन दरिंदे थे जो कि छात्रा के साथ पीएचयू में गैंग रेप किए। उन दरिंदों को प्रमोट करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का जिम्मा दिया और मध्य प्रदेश भेज के बचाने का काम किया। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या ये जब आप अपने घर के बहन बेटियों के साथ होगा तब आपको लगेगा कि ये दरिंदगी गलत है, इनको तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए? आप गुंडागर्दी की बात करते हैं, बीसी को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, दरोगा को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, आप गुंडागर्दी की बात करते हैं। गुंडागर्दी चरम पे है आज उत्तर प्रदेश में। अब और बता दें, जितने माफिया हैं और कम से कम मुख्यमंत्री जी के जितने स्वजातीय माफिया हैं, उनका विभागों के हर ठेके में फिक्स सेटिंग है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनको 25 से 30% कमीशन देने के कोई ठेका किसी को नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूं आदरणीय मिश्रा जी को कि एक तो ठेका लेके दिखा दे। मैं इन बातों के लिए नहीं। और भाई साहब जो अनुराग जी कह रहे हैं, ठेका लेना आपका अनुराग जी, काम है सर। माफियाओं और गुंडों से ठेका आप लेते हैं, हमारा काम नहीं है ठेका लेना। हमको क्या दिखाएंगे आप? तो अपना वक्तव्य दीजिए और वही ओपनिंग रिमार्क्स में बोले थे वही रिकॉर्ड आपने फिर से घुमा दिया। सारा कुछ नया बोलिए, कुछ नया। अरे सुन लीजिए, नया ही कुछ नया बोल लीजिए। अनुराग जी की बात, अनुराग जी कुछ नया लेके बदलने से कम। ये देखिए बीच में टोकन, अरे ये बता रहा है कि आपकी सत्ता क्या। अनुराग जी जो आप बात कह रहे हैं ना, प्रत्याशी नहीं, आज जनता इस बात को लेकर इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द नॉमिनेशन फाइल हो, वो दिन आए जब हम वोट करें और सरकार को बदल। जनता एकजुट है इस बात को लेके कि बिखराव नहीं होने देंगे। जो हमारे बच्चों को 30 लाख नौकरी का वादा करता है, जो गरीबों के लिए धन देने की बात कर रहा है, जो किसानों को एमएसपी का कानून दे। अब भाई साहब यही है, उनके लिए आप टाइम देख लीजिएगा, आप टाइम देख लीजिएगा। वैभव जी गलत बात नहीं, आप टाइम देख लीजिएगा। आप चर्चा खत्म हो जाएगी, उसके बाद टाइम देख लीजिएगा। अगर मैंने आपको कम समय दिया हो या विनय जी को कम समय दिया हो, किसी को कम समय दिया हो, आप टाइम देख लीजिएगा। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ। 10 सेकंड और दे सकते हैं? हाँ बोलिए 10 सेकंड में। कई बार जो विश्लेषक और ओपिनियन पोल वाले जो होते हैं ना, वो कुछ प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में होते हैं, उनके वाहन, उनके व्यवस्थाओं का उपभोग करते हैं। तो जब उनका उपभोग करेंगे तो अरे आपने गलत बात मत बोला करिए वैभव जी। आपने छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को आपने ये व्यवस्था उपलब्ध करा दी है? कितने पत्रकारों को आपने वाहन उपलब्ध करा दिया? राजस्थान में जब आप सत्ता में थे कितने, या हिमाचल में कितने लोगों को दे रहे हैं आप जरा बताइए? अभी कर्नाटक में कितने लोगों को दे रहे हैं? आप जबरदस्ती किसी के ऊपर आरोप लगाना और इस तरीके का
कांग्रेस कभी भी अलोकतांत्रिक चीजों में नहीं वो देखा है कांग्रेस का, वो भी दौर देखा है, इमरजेंसी का दौर में कांग्रेस का देखा गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, योगेश जी 10 सेकंड माफ कीजिएगा प्रमोद जी, माफ कीजिएगा, प्रमोद जी माफ कीजिएगा, अनुराग जी। बस सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी विपक्षी पार्टी है उन लोगों के पास बिल्कुल भी सहनशीलता नाम की जो चीज थी, जो लोगों की सुनने की शक्ति थी, वो खत्म हो चुकी है। सुनना ही नहीं चाहते किसी की। इनके पास 4-5 लोग आसपास घूम रहे हैं, वही लोग जो बताते हैं वही लोग ये सुनते हैं। आज तक ना इन्होंने जनता की सुनी है, ना इन्होंने मीडिया की सुनी है, ना ये क्षेत्र में कभी जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल अब विचार विहीन हो गए हैं लोग। इनको पता नहीं है कि देश किस दिशा में जा रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं आज के समय में इन लोगों के बारे में। क्या आज भी यूपी की जनता 2017 से पहले का दौर चाहती है, जब कोई शाम को घर से बाहर नहीं निकल सकता था, जब गुंडा मवालियों का और यूपी की जनता मणिपुर में जब गैंगस्टरों का राज हुआ करता था और किसानों के पास कोई जमीन नहीं हुआ करती थी, किसानों की जमीनें उन गैंगस्टरों के पास होती थी? क्या ऐसा दौर चाहिए उत्तर प्रदेश को? आप क्या उत्तर प्रदेश को फिर देना चाहते हैं? युवा एक अच्छे नेतृत्व के साथ चल रहा है, एक अच्छा भविष्य देख रहा है और आप फिर से उसी दलदल में ढकेलना चाह रहे हैं उसको। जवाब दे दीजिएगा। ऐसा है कि ये चलिए ठीक है वैभव जी, आप कह रहे हैं युवा इंतजार कर रहा है, जनता देश की इंतजार कर रही है और एक साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, माफ कीजिएगा अब समय कम है, समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए मुझे चर्चा को विराम देना पड़ा है। आप लोग तैयारी करते रहिए, लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं ये पहले चुनाव में भी कहते रहे लगातार, लेकिन इस बार जनता किसके साथ जाएगी वो भी, उसके लिए भी बहुत कम समय बचा हुआ है वक्त और सब कुछ सामने आ जाएगा 4 जून को। आप सभी मेहमानों का फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है और घोषणा पत्र भी जारी किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इन वादों पर विश्वास जनता कैसे कर पाएगी ये भी फिलहाल मतदान के दिन पता चलेगा और किस पर विश्वास करेगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।